साल भर से ज़्यादा चल रहा किसानों का ये संघर्ष अब इतिहास के पन्नों में दर्ज किया जाएगा। प्रधानमंत्री मोदी का ये फैसला तीनों कृषि कानून को वापस लेने का किसानों के लिए एक बड़ी जीत रही, डेमोक्रेसी के लिए एक बड़ी जीत रही। इस डिसीजन के बाद कुछ लोग जश्न मनाते हुए दिखे तो दूसरी तरफ कुछ लोग बहुत ज़्यादा परेशान दिखे। स्पेशली हमारे न्यूज़ चैनल्स, हमारी मीडिया, जिन्होंने साल भर ये कोशिश की दिखाने की कि किस तरह से ये तीनों कृषि कानून एक मास्टर स्ट्रोक थे और प्रोटेस्ट कर रहे जो किसान एंटी नेशनल्स थे, खालिस्तानी थे। और अब ये कोशिश करेंगे ये दिखाने की कि क्यों ये तीनों कृषि कानून वापस लेना एक मास्टर स्ट्रोक है। मैं आज देशवासियों से क्षमा मांगते हुए पूरे देश को ये बताने आया हूं कि हमने 3 कृषि कानूनों को वापस लेने का, रिपील करने का निर्णय लिया है। आज खुश तो बहुत होगे तुम। हमारे देश में भी एक वर्ग ऐसा है जो आज खुश तो बहुत होगा। Nation first. Farm laws can wait, but exposing those who use the farm laws to try and tear our country apart cannot. बिल वापस लिया लेकिन देश बचा दिया, खुद हार गए लेकिन देश को जिता दिया। सितंबर 2020 में इन कृषि कानूनों को लाया गया था। जिस तरीके से राज्यसभा में इन कृषि कानूनों को पास किया गया था वो तरीका ही अपने आप में एक असंवैधानिक तरीका था। लेकिन अगर उस कारण की बात करें कि आखिर इन कानूनों में ऐसा क्या था जो इतनी भारी भरकम संख्या में लोगों ने इसका विरोध किया और इन कानूनों को खराब बताया, यदि विस्तार से उन कारणों पर बात करेंगे तो ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। शॉर्ट में यदि बात करें तो ये कानून लॉस कॉरपोरेट कंपनियों के लिए आसान बना देता किसानों का शोषण करना। ये कंपनियां किसानों से एग्रीमेंट करके उनका अनुचित लाभ उठा सकती थीं। प्राइवेट मंडियों को टैक्स फ्री बना दिया गया था। एमएसपी की कोई गारंटी नहीं दी गई थी इन कानूनों में किसानों के लिए। यहाँ तक कि ऐसे भी प्रावधान ऐड किए गए थे कि यदि किसी किसान और बिजनेस पर्सन के बीच कोई विवाद हो जाता है तो वो किसान उस विवाद को लेकर के कोर्ट को भी नहीं जा सकता था। ऊपर से ये लगेगा कि किसानों के लिए आज़ादी थी अपनी फसल को कहीं पर भी बेचने की, और कंपनियों के लिए भी आज़ादी थी कहीं से भी किसी भी किसान की फसल को खरीदने की। लेकिन रियलिटी में इन कानूनों की वजह से कंपनियों के लिए आसान हो जाता किसानों का शोषण करना। कंपनियां किसानों के प्रोडक्ट को जब चाहे जिस प्राइस पर खरीद सकती थीं और जिस प्राइस पर बेच सकती थीं। इसी रीजन से हम ऐसी खबरें सुनते हैं जैसे कि हिमाचल प्रदेश में अडानी कंपनी किसानों से एप्पल्स खरीदती है 12 से 72 रुपये प्रति केजी के हिसाब से, और उसी एप्पल्स को 250 रुपये प्रति केजी के हिसाब से मार्केट में बेचती है। ऐसे केसेस में ज़्यादातर प्रॉफिट कंपनियां खा जाती हैं और आम आदमी कंज्यूमर को ज़्यादा पैसा पे करना होता है और किसानों को कम दामों पर अपनी चीज़ों को बेचना पड़ता है। उन्हें कोई मिनिमम सपोर्ट प्राइस यानी कि एमएसपी भी नहीं मिलती। कृषि कानूनों को सपोर्ट करने वाले लोगों का तर्क था कि जो छोटे किसान हैं, जिनकी ज़मीनें कम हैं, उन लोगों को इन कानूनों की वजह से बेनिफिट होगा। लेकिन उनका तर्क इस मान्यता पर आधारित था कि जो कंपनियां होंगी जो वो एग्रीमेंट करेंगी वो किसानों के साथ उचित व्यवहार करेंगी। लेकिन प्रोटेस्ट करने वाले किसान अंधाधुंध बड़ी बड़ी कॉरपोरेट कंपनियों पर भरोसा नहीं कर सकते कि ये कंपनियां किसानों का शोषण नहीं करेंगी। कैसे एक्सपेक्ट किया जा सकता है एक छोटे किसान से कि वो अपनी सौदेबाजी का पक्ष एक बड़ी कॉरपोरेट कंपनी के सामने रख पाएगा। छोटे किसान कहाँ से अपनी कोल्ड स्टोरेज की फैसिलिटी बनाएंगे, कहाँ से वो गोडाउन का इस्तेमाल करेंगे, कहाँ से वो अपनी प्राइवेट मंडियाँ लाएंगे। इन्हीं कारणों से किसान आंदोलन शुरू हुआ और लाखों किसान सड़कों पर उतर आए और दिल्ली चलो का नारा दिया। सरकार ने इनके आंदोलन को रुकवाने की कोशिश बहुत की। पहले तो इनको सड़कों पर रोकने की कोशिश की गई। हरियाणा सरकार ने सड़कों पर गड्ढे करवा दिए। किसान फिर भी नहीं माने। किसानों ने उन गड्ढों को कूंद करके आगे बढ़े। इनके ऊपर लाठियां चटकाई गईं, इनके ऊपर आंसू गैस के गोले छोड़े गए, किसानों के ऊपर पानी की बौछारें की गईं। दिल्ली के बॉर्डर्स पर बैरिकेड लगाए गए। एक समय तो ऐसा आ गया कि पुलिस ने ड्रिंकिंग वाटर और टॉयलेट की सप्लाई को भी बंद कर दिया। इससे पहले देश में जितने भी आंदोलन हुए, चाहे निर्भया का केस ले लीजिए, चाहे एंटी करप्शन मूवमेंट ले लीजिए, मीडिया ने कम या ज़्यादा तरीके से उनका सपोर्ट किया या फिर उसे सही ढंग से पेश किया। ये पहला आंदोलन था देश का जहां पर मीडिया पूरी जान लगा के कोशिश कर रही थी कि प्रोटेस्ट कर रहे लोगों को बदनाम कर दो, उन्हें एंटी नेशनल घोषित कर दो, उन्हें आतंकवादी घोषित कर दो। किसानों के लिए आम जनता का सपोर्ट लेना बहुत मुश्किल था।
क्योंकि लगातार न्यूज में आता था कि किसान तो आतंकवादी हैं, खालिस्तानी हैं। यहाँ तक कि प्रोटेस्ट करने के दौरान यदि पिज़्ज़ा खाते किसान तो न्यूज में आता देखो ये पिज़्ज़ा खाते हैं। कैसे ये प्रोटेस्ट करने वाले किसान हो सकते हैं? भाई क्यों सिर्फ पिज़्ज़ा खाने का हक न्यूज़ चैनल पर बैठे तुम एंकर्स को ही है क्या? क्या किसान पिज़्ज़ा नहीं खा सकता? पॉलिटिशियन ने भी लोगों को भड़काने की बहुत कोशिश की। एक पिकनिक मना रहे हैं, वहाँ चिकन बिरयानी खा रहे हैं, काजू बादाम खा रहे हैं, जिसमें फिर आतंकवादी भी हो सकते हैं। कोई विरोध नहीं है, वो तो निकम्मे लोग हैं। वो गांव में दारूबाज और निकम्मे लोग हैं, ठल्ले लोग ना वो घर के बस के ना वो गांव के बस के। छठे साठम समाचार है ऐसे को तैसा हालो ठंडे सामना करवा के हम आपको सुधार देंगे 2 मिनट में। कुल मिलाकर इस पूरे संघर्ष में 600 से भी ज़्यादा किसान शहीद हुए और ये पूरा संघर्ष सफल रहा। इन तीनों कृषि कानूनों को वापस लेना ये किसानों की बड़ी मांग थी, लेकिन इसके अलावा एक और बड़ी मांग किसानों के द्वारा उठाई जा रही थी इस पूरे आंदोलन में, वो थी एमएसपी की गारंटी करना, मिनिमम सपोर्ट प्राइस। असल बात यह है दोस्तों कि किसान अक्सर बहुत मजबूर होता है अपनी फसल को बड़े कम दामों पर बेचने पर, क्योंकि उसके पास कोई स्टोरेज या कोल्ड स्टोरेज का अच्छा तरीका नहीं होता, बड़े बड़े गोडाउन नहीं होते जैसी बड़ी बड़ी कंपनियों के पास होते हैं। अनाज को स्टोर करने के लिए बड़े स्पेस की आवश्यकता होती है, उन्हें स्पेशल कंडीशंस में रखना होता है, उन्हें कीड़े मकोड़ों से बचाना होता है, पानी नमी से भी बचाव करना होता है। जब एक किसान अपनी फसल को बेचने जाता है मंडियों में तो उसके पास नेगोशिएशन की पावर नहीं होती। जो भी प्राइस उसे ऑफ़र किया जाता है उसे उसी प्राइस पर बेचना होता है, क्योंकि उसके पास कोई दूसरा ऑप्शन भी नहीं होता। अगर वो मना कर देता है तो उसे इतनी सारी फसल वापस लानी पड़ेगी और कोई स्टोर करने का उसके पास ऑप्शन भी नहीं होता है, तो वो फसल बर्बाद हो जाएगी। एक तरह से किसान के साथ ब्लैकमेलिंग का खेल होता है। 1964 में जब सी सुब्रमण्यम फूड एंड एग्रीकल्चर मिनिस्टर बने तो जून 1964 में इन्होंने एमएसपी को इम्प्लीमेंट किया, क्योंकि जब कोई किसान अपनी फसल को बेचने के लिए मार्केट में आए तो कम से कम इतना निर्धारित प्राइस तो उसे मिलेगा ही। इसके लिए उन्होंने एमएसपी को लागू किया था। और आज के दिन असलियत ये है दोस्तों, जब आप महंगाई दर देखेंगे, अन्य चीज़ों के दाम देखेंगे, लोगों की सैलरियों को देखेंगे, तो आपको दिखेगा आज के दिन जो एमएसपी है वो बहुत कम है इन चीज़ों के मुकाबले। पहली बात तो एमएसपी वैसे ही इतनी कम है। दूसरी प्रॉब्लम ये है कि एमएसपी सिर्फ 22 से 23 फसलों पर ही लगाई जाती है और 6% किसानों को ही इसका लाभ मिल पाता है, और 90% किसान तो ऐसे हैं जिनको एमएसपी का दाम भी नहीं मिल पाता है, क्योंकि ये कोडिफाइड कानून का हिस्सा नहीं है। इसलिए प्रोटेस्ट कर रहे किसानों की मांग ये भी रही है कि एमएसपी को लीगल गारंटी के साथ दिया जाए। संसद में सत्र लेकर उसे वापस किया जाएगा। हाँ तो ठीक है, वापसी करवाओ उनको। एमएसपी पे गारंटी कानून उसको भी लेकर आना चाहिए इनको, वो भी देश के किसानों का एक बड़ा मसला है। मोदी सरकार ने ये प्रॉमिस किया था कि 2022 तक वो किसानों की आय को दोगुना कर देगी। कई सारे कदम जो सेंट्रल गवर्नमेंट को और स्टेट गवर्नमेंट को उठाने होंगे, तभी किसानों की आय दोगुनी हो पाएगी। प्रधानमंत्री मोदी ने अपनी स्पीच में जीरो बजट कृषि की बात की थी कि कैसे ये फार्मिंग की जा सकती है बिना केमिकल फर्टिलाइजर और कीटनाशक को इस्तेमाल किए। नेचुरल फार्मिंग के अलावा और भी कई तरीके हैं, क्रॉप रोटेशन और मल्टी लेयर फार्मिंग। ये सारे तरीके, ये सारी स्किल्स फील्ड तक पहुंचाना अति आवश्यक है। किसानों को जानकारी से अवगत कराना बहुत आवश्यक है। शायद सरकार ट्रेनर्स को भी हायर कर सकती है इन सारी स्किल की ट्रेनिंग देने के लिए, किसानों तक इसकी जानकारी पहुंचाने के लिए। इसके अलावा हमारे देश में हजारों और मंडियों की आवश्यकता है। एक पूरा इकोसिस्टम बनाने की आवश्यकता है। छोटी छोटी मंडियां हो बहुत सारी, एक मंडी बड़ी हो 10 जिले के बीच में। इसके अलावा ऑनलाइन पोर्टल हो। सेंट्रल गवर्नमेंट ने इस डायरेक्शन में कुछ कदम उठाने की कोशिश ज़रूर की है, जैसे कि एक पोर्टल उन्होंने लॉन्च किया है ई नाम करके। इसे पॉपुलर बनाना बहुत आवश्यक है ताकि इस पर रजिस्ट्रेशन करना और इस पर अपने प्रोडक्ट लिस्ट करना आसान हो सके। किसान खुद से जाकर अपने प्रोडक्ट को बेच सके इन पोर्टल्स के द्वारा। इसके अलावा सहकारी समितियों और एफपीओ फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन ऐसे संगठनों को प्रोत्साहित करने की आवश्यकता है ताकि छोटे किसान जिनके पास ज़मीन कम है वो समितियों और एफपीओ मिलकर के बनाएं, जैसे अमूल और लिज्जत पापड़ बनाए गए हैं, ताकि किसान भी बड़ी कंपनियों के साथ कम्पीट कर सकें। सरकार ने इस डायरेक्शन में भी एक अच्छा कदम उठाया है, एक सेपरेट मिनिस्ट्री बनाकर मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन।
उम्मीद है ये पॉजिटिव रोल प्ले करेगी। एज ए आम आदमी ऐसी कुछ चीज़ें जो हम खुद भी कर सकते हैं बदलाव लाने के लिए, जैसे कि जब भी आप कुछ खरीदने के लिए मार्केट जाएं तो कोशिश करें कि आप अपने आसपास के किसान से ही डायरेक्ट खरीदें। इसके कई लाभ हैं। आपको सामान फ्रेश मिलेगा, कम प्राइस पर सामान मिलेगा, किसानों को इसका फ़ायदा होगा और सबसे अहम बात, मिडिल मैन को कोई प्रॉफिट नहीं होगा। ये सबके लिए बढ़िया है। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको बहुत इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक ज़रूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।